अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रीड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ इर्तिका बाय सजल अल्ताफ़ और अरहम जावेद का एपिसोड नंबर 4 पार्ट 1 लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। फितना ज़कावत। 20 साल पहले शाम की हल्की सुनहरी रोशनी कैफ़े के बड़े शीशे की खिड़कियों से अंदर उतर रही थी। बाहर सड़क पर गुजरती गाड़ियों की मध्यम आवाज़ें और अंदर हल्की मौसीकी का नरम सा बहाव एक अजीब सी पुरसकून फिजा बना रहा था। कॉफ़ी मशीन की भाप से उठती हुई खुशबू हवा में घुली हुई थी और चंद मेज़ों पर बैठे लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। उसी माहौल में दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। फाइनली अहमद, तुम आ गए। मैं तो यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया था। सामने एक नौजवान कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए हुए नीम उदास से बैठा था। जैसे ही उसकी नज़र उस शख्स पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आंखों में अचानक से चमक आ गई, जैसे किसी इंतजार का बोझ उतर गया हो। उसने सादा सी सिया टी शर्ट पहन रखी थी, जिसके नीचे उसका मजबूत जिस्म वाज़े झलक रहा था। चौड़े कंधे, भरा हुआ सीना और बाजुओं में एक फितरी ताकत का एहसास। उसके बाल हल्के बिखरे हुए थे, जैसे उसने उन्हें संवारने की कोशिश ही न की हो, मगर फिर भी वो बेतरतीबी उस पर अजीब सी जच रही थी। सबसे पहले नुमाया उसकी आंखें थीं, मध्यम सुरमई रंग की, गहरी और किसी हद तक पुरअसरार, जैसे वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा देख चुका हो। वो महज 17 बरस का था, मगर उसकी शख्सियत में एक गैर मामूली एतमाद और कशिश थी, ऐसी जो फ़ौरन तवज्जो अपनी तरफ खींच लें। उसके चेहरे के नकोश मुतवाज़िन और दिलकश थे। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो और भी पुरअसरार लगता था। ऐसा चेहरा जो एक बार देख लिया जाए तो आसानी से भुलाया ना जा सके। मुझे अंदाज़ा था तुम यहीं मिलोगे, दाखिल होने वाले शख्स ने नरम लहजे में कहा। वो शख्स आहिस्ता कदमों से मेज़ की तरफ बढ़ा। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस था, सादा मगर बेहद बावकार। उसके बाल जेल से सलीके से पीछे किए हुए थे और चेहरे पर हल्की सी तरतीब दी हुई दाढ़ी उसे संजीदा और पुख्ता तासुर दे रही थी। कद लंबा था और चाल में एक ठहरा हुआ एतमाद, जैसे वो हर कदम सोच समझ कर रखता हो। वो अपनी 20 की दहाई में था। जब वो मेज़ के करीब पहुंचा तो दोनों के दरमियान फ़र्क साफ नुमाया था। एक तरफ बेतरतीब जवानी की शिद्दत लिए हुए 17 साला लड़का और दूसरी तरफ एक पुरसुकून संजीदा मिजाज आदमी। हाँ, मुझे अंदाज़ा था कि आज हम ज़रूर मिलेंगे, नौजवान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसके सामने कॉफ़ी का कप रखा था और केक का एक नरम सा टुकड़ा चम्मच पर सजा, जैसे किसी खास लम्हे का मुंतज़िर हो। वो शख्स कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। तुम्हारे अंदाजे कभी गलत नहीं होते काबिल, उसने मेज़ पर रखा हुआ मेन्यू उठाते हुए कहा। है ना? काबिल की आंखें चमक उठीं, जैसे तारीफ सुनकर वो खुद से और भी मुतमईन हो गया हो। ये केक ज़रूर ट्राई करो, इनका नया है और इतना डिलीशियस है, क्या बताऊं। वो बच्चों जैसी सादगी से खुशी जाहिर कर रहा था। आवाज़ में एक मासूम सा जोश था। अहमद ने एक नज़र केक पर डाली, फिर हल्का सा सर हिलाया। नहीं, मैं नहीं खा सकता। बिजनेस के लिए मेरा फिट रहना सबसे ज़रूरी है। फिर उसने ज़रा संजीदा लहजे में इजाफा किया। और तुम्हें भी मीठे से परहेज़ करना चाहिए, कहीं शुगर के मरीज़ न बन जाओ। उसी लम्हे वेटर उनकी मेज़ के करीब आकर रुका। सर, आप क्या ऑर्डर करेंगे? अहमद ने मेन्यू बंद करके मेज़ पर रख दिया। मेरे लिए एक चाय, चीनी 2 चम्मच। वेटर ने सर हिलाया और ऑर्डर नोट करने लगा, मगर काबिल ने फ़ौरन मुंह बनाकर अहमद की तरफ देखा। मीठे से परहेज़ करना चाहिए, शुगर के मरीज़ न बन जाओ। उसने अहमद के ही अल्फाज को हल्के तंज या मुस्कुराहट के साथ दोहराया। अहमद के होठों पर बेइख्तियारी मुस्कुराहट आ गई। चाय को कोई नहीं नहीं कह सकता काबिल, उसने आहिस्ता से कहा, जैसे खुद को ही कायल कर रहा हो। यही तो मेरी कमज़ोरी है। बिजनेस के लिए मेरा फिट होना ज़रूरी है। काबिल ने अहमद के अल्फाज को एक बार फिर दोहराते हुए हल्का सा तंज किया। वो कुर्सी पर आधा फैल कर बैठा था, एक बाजू कुर्सी की पुश्त पर रखा हुआ, जैसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। अहमद को छेड़ना उसकी आदत थी। शायद उसके लिए अहमद के सामने वो खुद को बेफिक्र महसूस करता था। अहमद ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर हल्का सा सांस लेकर नजरें मेन्यू पर जमा दी। अब तंज छोड़ो, बताओ आज की कहानी क्या है। उसकी आवाज़ पुरसुकून थी, मगर लहजे में एक हल्की सी संजीदगी हमेशा की तरह मौजूद थी। काबिल ने चम्मच को प्लेट से आहिस्ता आहिस्ता टकराया, जैसे सोच रहा हो कहाँ से शुरू करें। आह, बहुत बोरिंग दिन था,
वो कुर्सी पर सीधा होकर बैठा, फिर फौरन ही दोबारा ढीला पड़ गया। एक गैंग हमारे माफिया को धमकियां दे रही है, उसने ऐसे कहा जैसे कोई आम सी शिकायत हो। हमारे 20 आदमी मार चुके हैं वो रुका नहीं, चम्मच से केक का टुकड़ा तोड़ा और बेफिक्री से खा लिया। इसकी इन्वेस्टिगेशन एहसन ने मेरे जिम्मे डाल दी है और ऑनेस्टली बहुत बोरिंग है। अहमद की उंगलियां कप के किनारे पर रुक गईं। उसने आहिस्ता से नजर उठाकर काबिल को देखा। माफिया तुम पर ऐसे कामों में एतमाद करती है, उसने धीमी मगर वासे आवाज में कहा। उन्हें मालूम है तुम ये काम आराम से कर सकते हो। काबिल ने कंधे हल्के से उचकाए, जैसे ये सब उसके लिए कोई खास बात ना हो। हाँ, हो तो जाएगा। उसने मेज पर कोहनी टिकाई और झुककर बोला। उनके कुछ लोग पकड़ लिए हैं मैंने, जल्द ही सब वाजे हो जाएगा। एक लम्हे के लिए वो रुका, फिर उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई, बिल्कुल वैसी जैसी किसी बच्चे को नई चीज देखकर आती है। वैसे, वो जरा सा आगे झुका, आवाज आहिस्ता कर ली। उनकी बंदूकें काफी इंटरेस्टिंग है। उसने उंगली से मेज पर बेध्यानी में एक छोटा सा दायरा बनाना शुरू किया। ऊपर एक सितारे का निशान बना होता है। वो मुस्कुराया। काफी यूनिक है। अहमद ने उसे खामोशी से देखा और उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी फिक्र उभरी। दो मुख्तलिफ दुनियाएं एक ही मेज पर बैठी थीं। अहमद खामोश रहा। वो अक्सर काबिल की बातें सुनकर इसी तरह खामोश हो जाता था, जैसे अल्फाज के बजाय सिर्फ सुनना ही काफी हो। उसकी नजरें काबिल पर ठहरी थीं, मगर जहन कहीं और भटक रहा था। यही लड़का सिर्फ 17 साल की उम्र में माफिया की टॉप 5 जनरल्स में शुमार होता था। 40 साल तारीख में सबसे कम उम्र जनरल। माफिया के हलकों में इसके बारे में एक जुमला अक्सर दोहराया जाता था। काबिल के दुश्मनों की बदकिस्मती ये है कि वो काबिल के दुश्मन हैं। और ये महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक हकीकत जिसे बहुत से लोग अपनी कीमत पर सीख चुके थे। मगर अहमद के लिए ये सब कुछ सानवी था। उसके सामने बैठा हुआ लड़का वही काबिल था जो केक खाते हुए बच्चों की तरह खुश हो जाता था, जो मामूली बातों पर मुंह बना लेता था और जो हर संजीदा मौजू को भी एक खेल बना देता था। अहमद की नज़रें उसके बिखरे हुए बालों और बेफिक्री से हिलते हुए हाथ पर ठहरी, और एक लम्हे के लिए वो सब अलकाबात, सब कहानियां बेमायने लगने लगी। उससे वो अब भी एक बच्चा ही महसूस होता था, एक नासमझ लड़का जो शायद ये नहीं जानता था कि वो किस कदर खतरनाक दुनिया में कदम रख चुका है, या शायद वो सब कुछ जानता था मगर परवाह नहीं करता था। सर, आपकी चाय? वेटर ने कप एहतियात से मेज पर रखा। भाप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगी, साथ ही चाय की मायूस खुशबू फिजा में फैल गई। शुक्रिया, अहमद ने नर्म लहजे में कहा और कप की तरफ हल्का सा सर झुका दिया। काबिल ने चम्मच प्लेट में रख दी। केक अब आधा रह गया था, मगर उसकी तवज्जो कहीं और जा चुकी थी। वो आगे को जरा सा झुका, कोहनी मेज पर टिकाते हुए। अब तुम बताओ, कुछ मजे का सुनाओ, आज क्या किया तुमने? अहमद के हाथ कप के गिर्द समिट गए। उसने एक लम्हे को भाप में गुम होती हुई चाय को देखा, फिर हल्की सी आह भरी। मेरी जिंदगी हमेशा की तरह वैसी ही है, तुम्हारे सुनने के काबिल कुछ खास नहीं इसमें। बताओ ना। काबिल ने फौरन बात काटी, आवाज में जिद साफ झलक रही थी। क्या हुआ आज? अहमद ने बेबसी से हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि अब बचना मुमकिन नहीं। जानता हूँ तुम जानकर ही दम लोगे। काबिल की आंखों में फौरन ही चमक आ गई, बिल्कुल वैसी जैसे किसी दिलचस्प कहानी से पहले आती है। अहमद ने कप उठाया, एक हल्का सा घूंट लिया, फिर नजरें हटाकर बोलने लगा। 2 क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स थी। उसकी आवाज़ हमवार थी मगर जज्बात से खाली। माफिया के हथियारों की स्मगलिंग करवाई और सारा दिन इसी के पेपर वर्क में गुजर गया। वो रुका, फिर हल्की सी थकी हुई मुस्कुराहट उसके होठों पर आई। देखा, मैंने कहा था ना, इसमें तुम्हारे लिए कोई मज़े की बात नहीं है। काबिल की आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी, बेहद रोशन, जैसे उसे वाकई इस बात में दिलचस्पी हो। इतना मज़े का काम है ये, स्मगलिंग की डॉक्यूमेंटेशन करना? तुम कितने खुशकिस्मत हो। वो सचमुच अहमद के लिए खुश लग रहा था, जैसे ये सब उसके लिए किसी दिलचस्प खेल से कम ना हो। अहमद ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर ठहर गई। जो तुम्हें अच्छा लगे, उसने धीमे लहजे में कहा, जैसे बहस करने का इरादा ही ना हो। चाय का कप उसके हाथों में था, मगर उसकी नज़रें कहीं और जा चुकी थीं, माजी की तरफ। अहमद जमान। उसने ये सब तकरीबन 10 साल पहले शुरू किया था। इब्तिदा में ये महज एक आम कारोबार था,
مگر جیسے جیسے پھیلتا گیا ویسے ویسے اس کی رسائی بھی بڑھتی گئی، اور پھر ایک دن مافیا نے اس سے رابطہ کیا، ایک ایسی پیشکش کے ساتھ جسے ٹھکرانا آسان نہیں تھا۔ لامحدود دولت، طاقت اور اثر و رسوخ، بدلے میں صرف خاموشی اور سہولت۔ احمد نے بندوق کبھی نہیں اٹھائی، نہ اسے چلانا آتا تھا، وہ براہ راست اس دنیا کا حصہ نہیں تھا، مگر پھر بھی پوری طرح اس میں جڑا ہوا تھا۔ مافیا اور زمان گروپ دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے تھے، وہ ان کے لیے راستے صاف کرتا تھا، ہتھیاروں کی نقل و حرکت، غیر قانونی لین دین اور ہر وہ چیز جو کاغذوں میں کبھی نظر نہ آئے۔ اس کے سسٹمز اتنے باریک تھے کہ بڑے سے بڑا ماہر حساب بھی ان میں کوئی خامی نہ نکال سکے۔ یہ سب صرف پیسوں اور طاقت کی بھوک میں شروع ہوا تھا، اور اب یہ اس کی حقیقت بن چکا تھا۔ کم آن، میرا کیک! احمد اپنے خیالوں سے چونک کر باہر آیا، اس کی نظر میز پر گئی۔ قابیل کا کیک پلیٹ سے پھسل کر نیچے گر چکا تھا۔ تمہیں کوئی فکر ہے قابیل؟ اس نے فوراً سنجیدگی سے پوچھا۔ بھویں ہلکی سی جکڑ گئی۔ تم عام طور پر ایسی غلطیاں نہیں کرتے؟ ہاں، قابیل نے سر ہلایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر وہی جانی پہچانی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ۔ احمد نے اسے ایک نظر دیکھا اور فوراً سمجھ گیا یہ سنجیدگی زیادہ دیر نہیں ٹکے گی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ قابیل نے جھک کر ٹشو سے گرا ہوا کیک اٹھانا شروع کیا، جیسے واقعی کسی اہم چیز کو بچا رہا ہو، مگر آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ احمد نے چائے کا کپ اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میرا تم سے چھپانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں اتنی جلدی اندازہ ہو جائے گا۔ جی بلا بلا۔ قابیل نے بے دلی سے اس کی بات کاٹ دی، مگر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اب بھی موجود تھی۔ احمد نے نظریں جھکا کر کپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ایک لڑکی ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کی آواز پہلے سے دھیمی ہو گئی۔ سوچ رہا ہوں اسے پرپوز کر دوں۔ قابل نے جواب نہیں دیا، وہ بس اپنے کیک کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب مجھے دوبارہ کیک آرڈر کرنا ہوگا؟ یونیورس کی طرف سے سائن ہے یہ؟ احمد نے اسے دیکھا ہلکی سی حیرانی کے ساتھ۔ تمہیں کیسے پتا چلا میری زندگی میں کوئی لڑکی ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ ہمیشہ احتیاط کرتا تھا، اس نے اس بات کو اپنی دنیا کے ہر کونے سے چھپا کر رکھا تھا۔ قابل نے کندھے ہلکے سے اچکائے، جیسے یہ کوئی بہت سادہ سا سوال ہو۔ ویل، وہ ذرا سا آگے کو جھکا، انگلی سے میز پر ہلکا سا دباؤ بناتے ہوئے بولا، جب تم آئے تھے نا معمول سے زیادہ خوش تھے۔ اس نے ایک لمحے کو احمد کی طرف دیکھا، پھر بات جاری رکھی، اور سچ کہوں تو ایک بندہ جو مافیا کا پیپر ورک کر کے اتنا خوش ہو میرے سوا، تو یعنی کچھ اچھا ہوا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پھر تم سے یہ لیڈیز پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ ذرا سا جھکا جیسے سوچ رہا ہو، پھر بے دلی سے سر ہلایا۔ معاف کرنا، لیکن تم بہت برا پرفیوم لگاتے ہو، ایک دم بدلاؤ نہیں آ سکتا، تو یقیناً تم کسی سے ملے ہو۔ احمد کی آنکھوں میں ہلکی سی بے بسی جھلکی، مگر وہ خاموش رہا۔ قابل نے بات ختم نہیں کی، اس کی آواز اب ذرا نرم مگر زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ اور سب سے اہم بات، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، تم بدل گئے ہو، نرم ہو گئے ہو، اور ڈرنے لگے ہو۔ ایک لمحے کا وقفہ آیا، کافی مشین کی ہلکی سی آواز اور باہر کی ٹریفک کا شور سب جیسے پیچھے چلا گیا ہو۔ انسان کو کس چیز کے کھونے کا ڈر ہوتا ہے؟ قابل نے آہستہ سے کہا، نظریں اب بھی احمد پر تھیں۔ محبت، عزت یا جان؟ اسی لمحے ویٹر نے دوبارہ آ کر نیا کیک میز پر رکھا۔ اوہ، اسٹرابیری، میرا فیوریٹ! قابل خوشی سے بول اٹھا، جیسے ایک لمحے میں ساری دنیا ٹھیک ہو گئی ہو۔ لیکن یہ سب تمہیں اتنے یقین کیسے دلاتا ہے کہ کوئی لڑکی ہی ہے؟ احمد نے ہلکی سی پیشانی سکڑی، وہ واقعی جاننا چاہتا تھا کہ اس سے کہاں غلطی ہوئی۔ قابل نے چمچ ہاتھ میں تھامے رکھا، مگر کھایا نہیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، اس کی آواز دھیمی ہو گئی، کہ ایک برے انسان کو اکثر ایک لڑکی نرم کر دیتی ہے۔ وہ رکا، گہری سانس لی، اور اب اس کے الفاظ جیسے خود اس سے نکلنے سے ہچکچا رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے ہر وہ چیز جس سے میں نے محبت کی، وہ مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی، جیسے کسی نے اندر سے روشنی کم کر دی ہو۔ تم میرے واحد دوست ہو۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر وہ مسکراہٹ خالی تھی۔ امید ہے ہماری دوستی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ احمد فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, उसने संजीदगी से कहा। और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जाहिर है सब वैसा ही रहेगा। चंद लम्हों के लिए खामोशी रही, फिर काबिल ने खुद ही फिजा बदल दी। ओके, उसने केक का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और हल्की सी शरारत के साथ बोला, वैसे मिसिस अहमद का नाम क्या है? काबिल को वैसे भी बातों का शौक था, और माफिया जैसी सर दुनिया में किसी की मोहब्बत की कहानी, ये तो उसके लिए जैसे किसी खजाने से कम ना थी। फरहत, अहमद ने धीमी आवाज में कहा, जैसे नाम लेते ही लहजा खुद ब खुद नरम हो गया हो। काबिल ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर आंखें जरा सी तंग करके बोला, फरहत जमान। फिर अचानक से उसके चेहरे पर वही पुरजोश मुस्कुराहट आ गई। ये तो कमाल मैच हो रहा है। वो हंसा, मैं कब मिल रहा हूँ उनसे? अहमद का चेहरा फौरन संजीदा हो गया। मैं नहीं चाहता कि फरहत माफिया में किसी से भी मिले। काबिल ने चम्मच आहिस्ता से प्लेट में रखा, जैसे बात का वजन महसूस कर रहा हो। अच्छा, तो अब तुम मुझसे मिलना कम तो नहीं करोगे? उसने हल्के तंजिया अंदाज में कहा। क्योंकि तुम्हें अपनी औरत मिल गई है? अहमद ने एक लम्हे को नजरें झुकाई, फिर आहिस्ता से बोला, नहीं, बात वो नहीं है। उसकी आवाज़ में हल्की सी थकन थी। मुझे फरहत से माफिया को छुपाना है, और ये मेरी जिंदगी को काफ़ी मुश्किल बना रहा है। काबिल ने हल्की सी नाक चढ़ाई, जैसे उसे यह सब बहुत गैर ज़रूरी लग रहा हो। क्यों, नाराज़ हो जाएगी? वो जरा सा पीछे होकर बैठा। ये औरतें भी ना कितनी जल्दी नाराज़ हो जाती हैं, ऐसे जैसे उन्हें और कोई काम ही नहीं आता, हर बात पर रोट जाना। उसकी आवाज़ में तंज था, मगर आखिर में लहजा जरा सा मध्यम हो गया, जैसे बात करते करते वो खुद कहीं और चला गया हो। अहमद ने उसे गौर से देखा, फिर नरमी से बोला, औरत को रूठने की आज़ादी होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज चुनता गया। वो जब चाहे जिस बात पर चाहे रूठ सकती है, और उसे मनाना मर्द का फ़र्ज होता है। वो ज़रा सा रुका, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, औरत वाजिबुल मोहब्बत होती है काबिल। जी जी सर, समझ गया मैं, काबिल ने सर हिलाते हुए कहा। लहजे में हल्की सी बनावटी संजीदगी थी। फिर उसने चम्मच से केक का छोटा सा टुकड़ा काटा, इत्मीनान से बोला, तुम्हें प्रपोज कर देना चाहिए। अहमद के हाथ कप के गिर्द थोड़े से मजबूत हो गए। कर तो लूँ, उसने आहिस्ता से कहा, लेकिन डर लगता है कहीं उसे अपनी ज़िंदगी में लाकर उसकी ज़िंदगी मुश्किल न बना दूँ। तुम संभाल लोगे? काबिल की आवाज़ नरम थी, गैर मामूली तौर पर संजीदा। और अगर मोहब्बत कर ही ली है तो उसके लिए मजबूत बनना पड़ेगा। अहमद ने हल्की सी हैरानी से उसे देखा। तुमसे मोहब्बत पर तसल्ली एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने। सही बात है, काबिल ने नजरें हटा ली। उसकी आवाज़ मध्यम हो गई। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे से सारी खुशी उतर गई, जैसे अंदर कहीं एक खला हो जो कभी भरा ही ना हो। वो मोहब्बत को जानता नहीं था, बस एक अजीब सा खालीपन था जो उसके रगों में खून की जगह बहता महसूस होता था। अहमद ने उसे गौर से देखा, और शायद पहली बार उसकी तन्हाई को सही मायनों में महसूस किया। तुमने उस लड़की का क्या किया? उसने नरमी से पूछा। कौन सी लड़की? काबिल ने चौंक कर सर उठाया, जैसे सवाल ही समझ न आया हो। अहमद ने आह भरी, हल्का सा तंज उसकी आवाज़ में आ गया। ये बंदा माफिया की टॉप 5 जनरल्स में से एक है। काबिल को एक लम्हा लगा, फिर जैसे उसे याद आ गया। ओह अच्छा, वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम वरीशा की बात कर रहे हो? अहमद ने भवें जरा सी उठाई। तो तुमने उसका नाम वरीशा रखा है? अहमद जरा सा आगे झुका, उसकी दिलचस्पी आवाज़ें थी। वरीशा काबिल? काबिल ने उसे खामोशी से देखा, फिर होठों पर एक हल्की पर इसरार सी मुस्कुराहट आ गई। वरीशा काबिल। अहमद चंद लम्हों के लिए साकित रह गया, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जिसकी तवक्को नहीं थी। सच में तुमने उस मासूम बच्ची के लिए यही रास्ता चुना है? उसकी आवाज़ में फिक्र साफ झलक रही थी। काबिल ने जरा भी तवक्कुफ नहीं किया। वो वैसे भी मरना चाहती थी, उसने सादा लहजे में कहा, जैसे कोई आम हकीकत बयान कर रहा हो। 15 साल की उम्र में उसने अपने अगवाकारों को मार दिया, मगर अपने खानदान को नहीं बचा सकी। वो रुका नहीं। अब उसके खून में बस बदला है इंसानियत से, जिसने उससे उसका खानदान और बचपन छीन लिया। काबिल की नजरें एक लम्हे को खाली सी हो गईं, फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे रोशनी दूंगा। अहमद ने फौरन सर उठाया।
अंधेरी दुनिया में उसे धकेल कर कौन सी रोशनी दोगे तुम उसे? काबिल ने कप उठाया, कॉफी का एक घोंट लिया, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बर्बाद होना भी एक अजीब सी लज्जत रखता है। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। अहमद की नजरें उस पर जमी रही, गहरी सोचती हुई। मैं तुम पर भरोसा ही कर सकता हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। फिर जैसे अचानक उसे कुछ याद आया हो, वो सीधा होकर बैठ गया। फितना ज़कावत, उसने धीरे से अल्फाज दोहराए। काबिल ने भवें हल्की सी उठाई। माफिया की फाइल्स में तुम्हारे नाम के आगे यही लिखा था, अहमद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इसका मतलब क्या है? काबिल ने कप मेज पर रखा। उसके चेहरे पर फिर वही हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर इस बार उसमें कुछ और भी था, कुछ खतरनाक। वो जरा सा झुका, आवाज को गहरा करते हुए बोला, द क्योस ऑफ ब्रिलियंस। कितना कूल नाम है ना? काबिल हल्की सी खुशी के साथ बोला, जैसे उसे वाकई उस नाम पर फख्र हो। अहमद मुस्कुराया। हाँ अच्छा है, तुम जैसे इंसान पर जस्ता भी है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अहमद ने घड़ी की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कुर्सी पीछे की। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। वो रुका, एक नज़र काबिल पर डाली। देखते हैं अगली मुलाकात कब होती है। काबिल ने सर हिलाया, बस इतना ही। अहमद मुड़कर चला गया। दरवाज़ा खुला, फिर आहिस्ता से बंद हो गया, और इसी लम्हे काबिल के चेहरे से सब कुछ उतर गया। वो मुस्कुराहट, वो चमक, वो शरारत, सब जैसे कभी थी ही नहीं। अब वहाँ सिर्फ एक खाली सा चेहरा था, साकित, बेजान, जैसे कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि एक जिंदा लाश। वो कुर्सी पर वैसे ही बैठा रहा, नज़रें मेज़ पर जमी थी। केक का आधा टुकड़ा अब भी प्लेट में पड़ा था, छुआ तक नहीं गया। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर एक और कैफियत उभरी, दर्द की, खामोश मगर गहरी। उसके होंठ हिले, बहुत धीरे। हर वो चीज़ जिसे मैं चाहता हूँ। उसकी आवाज़ जैसे खुद उससे टूट कर निकल रही हो, वो मुझसे दूर हो जाती है। कॉफ़ी की खुशबू अब मद्धम हो चुकी थी, मौसीकी कहीं पीछे खो गई थी, और इस मेज़ पर सिर्फ तन्हाई बाकी रह गई थी। 3 माह बाद इमारत का ढांचा अब भी लरज़ रहा था, दीवारों से धुआं उठ रहा था, और फिजा में बारूद की तेज़ बू घुली हुई थी। कहीं कहीं आग की छोटी लपेटें मलबे के बीच सांस ले रही थी। चीखें अब खामोश हो चुकी थी, सिर्फ टूटते पत्थरों की हल्की आवाज़ बाकी थी। सर, काबिल, वो सब मर चुके हैं, एक जवान आदमी कांपती हुई आवाज़ में बोला। उसके हाथ अब भी लरस रहे थे, जैसे वो अभी तक धमाके की शिद्दत से बाहर न आया हो। काबिल वेयर हाउस मलबे के दरमियान खड़ा था, साकित, बिल्कुल बेहरकत। उसकी नज़रें ज़मीन पर नहीं, बल्कि सामने किसी अनदेखे नुक्ते पर जमी थी। मुझे याद है, उसकी आवाज़ धीमी थी मगर सर्द। मैंने सबको वाज़ेह हिदायत दी थी, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे मेरे सबूत मिट जाएं। उसने आहिस्ता से सर मोड़ा और उस आदमी पर नज़र डाली। वो नज़र नफ़रत से भरी हुई थी, ऐसी नफ़रत जो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। किसकी हरकत थी ये? आदमी के होंठ खुश्क हो गए। वरीशा की, उसने बमुश्किल कहा। चंद लम्हों के लिए हवा जैसे रुक गई। कहाँ है वो? काबिल की आवाज़ अब और भी नीची हो गई थी, मगर उसमें कुछ ऐसा था जो किसी की जान ले सकता था। अचानक पीछे से कदमों की आवाज़ आई, आहिस्ता मगर पुरएतमाद। सबकी नज़रें एक साथ मुड़ी। वो आ रही थी, बाल मजबूती से पीछे को बंधे हुए थे, चेहरे पर जमा हुआ खून जैसे वो उसे साफ करने की जहमत भी न करे। उसके जिस्म पर बुलेट प्रूफ जैकेट थी। उसकी चाल मुकम्मल इख्तियार का ऐलान कर रही थी। सीधा काबिल के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, कोई खौफ नहीं, सिर्फ एक अजीब सा गुरूर। वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी, कभी थी ही नहीं। छोटी सी उम्र में उसने सब कुछ खो दिया था, अपनी दुनिया, अपना ख़ानदान, और जब वो खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के दहाने पर खड़ी थी, काबिल उसके सामने आया। उसने उसे रोशनी देने का वादा किया था, मगर वो एक और अंधेरा था जो उससे भी गहरा था जिससे वो निकली थी। काबिल ने उसे देखा, खामोशी से, बगैर पलक झपकाए। उस लम्हे में 2 तबाहियाँ आमने सामने खड़ी थीं, और फिजा में एक अजीब सा एहसास फैल गया था, जैसे कुछ और बुरा होने वाला हो। तुम्हें किसने इजाज़त दी मेरे हुक्म के बगैर बम इस्तेमाल करने की? काबिल की आवाज़ धीमी थी। वीरान वेयर हाउस में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी।
इतनी गहरी कि गार्ड्स की तेज होती हुई दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। वरीशा ने पलक नहीं झपकी, उसकी नजरें सीधा काबिल की आंखों में जमी थीं। वो सब हमारे लोगों पर हावी हो रहे थे। उसकी आवाज़ मजबूत थी, बगैर किसी लर्जिश के। मैं ये ना करती तो हमारे लोग मर जाते। चंद लम्हों के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर काबिल ने हल्का सा हाथ उठाया, इशारा। तमाम गार्ड्स फौरन बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद हुआ और खामोशी और भारी हो गई। 1 सेकंड, 2, 3। गोली की आवाज़ ने फिजा चीर दी। वरीशा की चीख गूंज उठी। वो एक कदम पीछे लड़खड़ाई, उसकी टांग से खून तेजी से बहने लगा। काबिल ने उसे गोली मारी थी, सीधा, बगैर किसी हिचकिचाहट के। सवाल ये नहीं था कि क्या हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा, आवाज़ अब भी वैसी ही सर्द। सवाल ये था, तुम्हें इजाज़त किसने दी? वरीशा ने दांत भींच लिए, सांसें बेतरतीब हो रही थीं, मगर वो गिरी नहीं। काबिल उसके करीब से गुजरा, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। उसने मेज़ पर गोली रख दी और फिर मलबे में बिखरी लाशों की तरफ झुक गया। खून की बू बारूद के साथ मिलकर फिजा को भारी बना रही थी। आई एम सॉरी। वरीशा की आवाज़ कमज़ोर पड़ गई, दर्द से भरी हुई। काबिल ने पलट कर भी नहीं देखा। तुम्हारी माफ़ी से मेरे सबूत वापस नहीं आएंगे। वो एक लाश के पास घुटने टेक कर बैठ गया, किसी चीज़ का बगौर जायज़ा लेते हुए। उसके हाथ पर लगा खून जैसे उसके लिए कोई मायने ही ना रखता हो। पीछे वरीशा अब भी खड़ी थी, जख्मी मगर सीधी, और इस लम्हे ये वाज़ेह था कि यहाँ दर्द की कोई कीमत नहीं थी। मुझे बस लगा हमें अपने लोगों को बचाना चाहिए, वरीशा ने दांत भींच कर कहा, एक हाथ अपनी जख्मी टांग पर दबाए हुए। खून उसकी उंगलियों के दरमियान से रिस रहा था। काबिल ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, वरीशा, एक बात याद रखना। उसकी आवाज़ हल्की थी मगर बेहद सर्द। इंसान इस्तेमाल की चीज़ होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता लाशों से दूर होता हुआ मेज़ की तरफ बढ़ा। कभी भी अपना दिल किसी के लिए नर्म मत करना। उसने पानी की बोतल उठाई, ढक्कन खोला। तुम लड़की हो, ये दुनिया तुम्हें अपना नहीं मानेगी। एक घूंट लिया, ये तुम्हें चीर देगी। वरीशा की सांस भारी हो रही थी, मगर वो अब भी खड़ी थी। कम अज कम उन्होंने मुझे गोली नहीं मारी काबिल सर, वो दर्द में भी बोली। काबिल ने बोतल नीचे की, नजरें अब भी उस पर नहीं थीं। क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ काबिल आता है, उसने सादा अंदाज में कहा। तुम्हें मारना खुदकुशी से भी बदतर है। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर वरीशा ने सीधा होकर खड़े होने की कोशिश की, दर्द को दबाकर। मैं उनके खिलाफ सबूत खुद लाऊंगी। उसकी आवाज़ अब भी मजबूत थी। और आपको ला कर दूंगी। मेरी गलती के लिए माफ़ी, मैं उसे ठीक करूंगी। काबिल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेज़ के पास खड़ा था, कागज़ फैलाए कुछ लिख रहा था। उसका ध्यान पूरी तरह अपने काम में था, जैसे इर्द गिर्द कुछ हो ही ना रहा हो। और फिर साया हिला। मलबे के पीछे से एक आदमी निकला, खामोश, सांस रोके हुए। उसके हाथ में चमकती हुई छुरी थी। वो तेजी से आगे बढ़ा, एक कदम, फिर दूसरा। वरीशा की नज़रें उस पर जा टिकी। छुरी अब भी काबिल से सिर्फ एक लम्हे के फासले पर थी, और काबिल अब भी लिख रहा था, जैसे उसे सब पता हो या जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। अचानक एक तेज़ जंबिश, और अगले ही लम्हे उस आदमी का हाथ उसके जिस्म से मुकम्मल तौर पर अलग होकर ज़मीन पर जा गिरा। 10 सेकंड्स के लिए जैसे वक्त रुक गया। फिर चीख, ऐसी चीख जो दीवारों में गूंज कर वापस लौट रही थी। खून ज़मीन पर गिर नहीं रहा था, बल्कि फूट रहा था, तेज़, बेकाबू, जैसे किसी ने नल खोल दिया हो। वो आदमी घुटनों पर गिर गया, जिस्म झटके से काँप रहा था। दूसरा हाथ कटे हुए बाजू पर दबाने की कोशिश कर रहा था, मगर खून रुक नहीं रहा था। वरीशा पहले ही हरकत में आ चुकी थी। 3 सेकंड, बस 3 सेकंड में वो वहाँ थी। उसके बूट खून से भीगे मलबे पर पड़े थे, मगर उसके चेहरे पर कोई रद्द अमल नहीं था, ना खौफ, ना हिचकिचाहट। काबिल अब भी लिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेवकूफ़ लोग, उसने बगैर नज़र उठाए कहा। चीखें फिजा को चीर रही थी। क्या मुझे आपकी जान बचाने के बदले माफ़ी मिल सकती है? वरीशा ने कहा, आवाज़ में दर्द था, मगर लहजा अब भी मजबूत। काबिल के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। जान बचाने के बदले? उसने आहिस्ता से दोहराया, फिर पहली बार कलम रोका,
اور हल्का सा सर उठाया। तुम्हें वाकई लगा कि मैं इतने कमज़ोर इंसान से मर जाऊंगा? वो दोबारा कागज़ पर कुछ बनाना शुरू कर देता है, लकीरें जैसे वो किसी और दुनिया में हो। उसका चाकू तेज था, वरीशा ने सादा जवाब दिया। काबिल ने हल्की सी सांस ली, जैसे किसी बच्चे की बात सुन रहा हो। वो 32 मिनट से अलमारी में छुपा हुआ था। वो बेहद सुकून से बोल रहा था। उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी और ये उसकी आखिरी कोशिश थी। कलम रुका। उसका मंसूबा था। वो आहिस्ता से बोला कि वो पीछे से वार करे। खामोशी। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, है ना? अब वो मुड़ा। जमीन पर वो आदमी अब भी तड़प रहा था। खून, चीखें, बेबसी। काबिल एक एक कदम चलता हुआ उसके करीब गया, हर कदम जैसे मौत का ऐलान हो। वो उसके सामने झुका, अपने कोट से एक छोटी सी बोतल निकाली और उस आदमी की आंखों में सीधा देखने लगा। वो नज़रें ठंडी, खाली और खतरनाक हद तक पुरसकून थी। चीखें आहिस्ता आहिस्ता सिसकियों में बदल रही थी। किसने तुम्हें हुक्म दिया? काबिल की आवाज़ इतनी धीमी थी कि जैसे वो खुद से बात कर रहा हो, सर्द, बेजान, मगर अंदर से दबाव में लिपटी हुई। माँ, मुझे नहीं पता। आदमी चीखा, आवाज़ टूट रही थी। काबिल ने आहिस्ता से सर हिलाया। ये बोतल देख रहे हो? अक्सर लोग इससे सच बोलने लगते हैं। उसने बोतल का ढक्कन खोला। तेजाब की बू फिजा में फैल गई। एक लम्हा, फिर वो माया जख्म पर गिरना शुरू हुआ। चीख, ऐसी चीख कि जैसे आवाज़ ने खुद जिस्म छोड़ दिया हो। आदमी का जिस्म झटकों से हिलने लगा, ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा, मगर दर्द कम नहीं हो रहा था। हर सेकंड्स बढ़ता जा रहा था। वरीशा खड़ी देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई रद्द अमल नहीं था, सिर्फ आंखें जो सब कुछ देख रही थीं। एक ही इंसान में शायद शैतान भी था, इंसान भी, कातिल भी, और कुछ ऐसा भी जो नाम नहीं रखता। आदमी की नज़र अचानक ज़मीन पर पड़ी छुरी पर गई। एक आखिरी झटका। उसने खुद ही वो छुरी उठाई और अपने गले पर चला दी। खामोशी। ये सब इतनी तेजी से हुआ, वरीशा की पलक तक नहीं झपकी। काबिल ने आहिस्ता से सर घुमाया। गया मेरा सबूत। उसकी आवाज़ में ना अफसोस था, ना गुस्सा, बस एक खाली सा सवाल। जी, ये आखिरी शख्स था, मेरा ख्याल है, वरीशा ने कहा, मगर उसकी आवाज़ अब भी मजबूत थी। फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी। काबिल ने मेज़ पर रखा हुआ कागज़ उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। अगले घंटे में ये गैंग इस जगह होगी। वो अपनी उंगली से निशान लगा रहा था, जैसे ये सब कोई रूटीन हो। तुम्हें माफ़ी चाहिए? उसने बगैर देखे पूछा, जबकि हाथ से खून साफ कर रहा था, बिल्कुल आराम से। जी सर, वरीशा ने जवाब दिया। अकेली जाओ और ये काम ख़त्म करके आना। काबिल उसकी तरफ बढ़ रहा था। चलते चलते उसने हुक्म दिया। सर, मैं अकेली? वरीशा ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, तुम अकेली। वो उसके बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि फिजा भारी हो गई। रोशनी मध्यम थी, मगर फिर भी उसके चेहरे की सख्ती वाज़ेह थी। खूबसूरती अपनी जगह, मगर उसके पीछे छुपी हुई ठंडक कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। वरीशा की सांस रुकने लगी, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। काबिल जितना खूबसूरत था, इतना ही ज़्यादा खौफनाक भी। हो जाएगा, वरीशा ने खुद को संभालते हुए कहा, आवाज़ में हल्की सी लर्जिश दबाने की कोशिश के साथ। चंद लम्हे काबिल ने कुछ नहीं कहा, फिर वो मुड़ा और चल दिया। उसके कदमों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई और पीछे सिर्फ खामोशी रह गई। वरीशा वहीं खड़ी रही। ये वही रात थी जब पहली बार माफिया की दुनिया में वरीशा का एक नया नाम गूंजा, असैसिन। और वो नाम उसने खुद कमाया था। शाम ढल रही थी। कैफ़े के शीशे की दीवारों से नारंगी रोशनी अंदर फैल रही थी। बाहर गुजरती गाड़ियों की लाइट्स अंदर आकर मेज़ों पर टूटे हुए अक्स बना रही थी। अंदर हल्की मौसीकी चल रही थी, मगर काबिल के लिए वो भी महज एक शोर था। ध्यान से देखो तो सब दिखावा करते हैं। काबिल कुर्सी पर ढीला से बैठा था, एक हाथ मेज़ पर रखा हुआ, उंगलियां बेमकसद सतह पर हल्की हल्की हरकत कर रही थी। उसकी नज़रें पूरे कैफ़े में घूम रही थी, हर चेहरा, हर हरकत, जैसे वो सबको पढ़ रहा हो। खिड़की के पास एक जोड़ा हंस रहा था, मगर उनकी हंसी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। कोने में बैठा एक आदमी फ़ोन पर मुस्कुरा रहा था, और जैसे ही कॉल ख़त्म हुई, उसका चेहरा फ़ौरन खाली हो गया। सब खुश होने का दिखावा करते हैं, काबिल ने आहिस्ता से कहा। नज़रें अब भी लोगों पर जमी थी,
دروازہ کھلا، احمد اندر آیا۔ آج وہ معمول سے مختلف لگ رہا تھا، ہلکا، مطمئن، جیسے واقعی کچھ اچھا ہوا ہو۔ قابل نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر دوبارہ لوگوں کو آبزرو کرنے لگا۔ احمد اس کے پاس آیا۔ اداس کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کرسی کھینچتے ہوئے پوچھا۔ بوریت، قابل نے مختصر جواب دیا۔ بوریت اور صرف بوریت۔ احمد بیٹھ گیا، ذرا سا آگے جھک کر۔ کیوں، ایسا کیا ہو گیا؟ کوئی خاص کام نہیں ملا آج؟ قابل نے آخر کار نظریں اٹھائی۔ گورنمنٹ اتھارٹیز، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، کرپشن کے لیے مافیا کے ساتھ ملنا چاہتی ہے، تو یہ بات دلچسپ ہونی چاہیے۔ احمد نے میز پر رکھا ہوا مینیو اٹھاتے ہوئے کہا۔ قابل کرسی پر آدھا ڈھلا ہوا تھا، ایک ہاتھ میز پر پھیلا ہوا، انگلیاں بے مقصد لکیریں کھینچ رہی تھیں، جیسے وقت کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ حکومت کی صرف چال ہے، اس نے بغیر دلچسپی کے کہا۔ نظریں اب بھی ارد گرد کے لوگوں پر گھوم رہی تھیں۔ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں تاکہ مافیا ان کے نیچے آ جائے۔ وہ ذرا سا رکا، سامنے والی میز پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ پھر سارا گندا کام خود کریں گے، اور الزام؟ اس نے نظریں واپس احمد پر ڈالی۔ مافیا پر ڈال دیں گے۔ احمد چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے موضوع بدلا۔ تم نے ابھی تک کچھ آرڈر بھی نہیں کیا؟ وہ ذرا سا آگے جھکا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ قابل نے آہستہ سے سر اس کی طرف موڑا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ملی، اور پھر قابل کے ہونٹوں پر وہی جانی پہچانی شرارت آ گئی۔ واہ! وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، کرسی ہلکی سی چرمرائی۔ ایک بندہ مجھے 3 مہینے بعد مل رہا ہے، اور آتے ہی میرا حال پوچھ رہا ہے۔ اس نے بھویں ذرا سی اٹھائی۔ بڑے صاحب، آپ کہاں تھے؟ بچے تو نہیں ہوں گے؟ احمد ایک لمحے کو رکا، پھر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں یہ بھی پتہ چل گیا؟ قابل کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ ذرا سا آگے جھکا، جیسے کوئی راز پکڑ لیا ہو۔ بھائی، تم پریگنینٹ ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھنے کا ڈرامہ کیا۔ کب ہوا یہ سب؟ ایک لمحے کے لیے خاموشی، پھر احمد ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی صاف تھی، بے ساختہ، جیسے اس نے واقعی کچھ دیر کے لیے سب بھلا دیا ہو۔ تم نہیں باز آؤ گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، سر ہلاتے ہوئے۔ قابل اسے دیکھتا رہا کچھ لمحوں کے لیے، اس کی آنکھوں سے وہ بوریت غائب ہو گئی تھی۔ اسی دوران ویٹر ان کی میز کے پاس آ کر رکا۔ سر، آرڈر بتا دیں؟ قریب کی میزوں سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے لیے ایک چائے، 2 چمچ چینی۔ احمد نے اپنا آرڈر دیا۔ قابل خاموش ہو گیا، وہ کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں ڈوب گیا، نظریں میز پر، مگر ذہن کہیں اور۔ سر، آپ کا؟ ویٹر نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ قابل نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایمن کو الیشبیا کا پتہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ ویٹر جیسے وہیں جم گیا۔ جی سر۔ اس کی سانس تیز ہو گئی تھی، ہاتھ میں پکڑا پیڈ ہلکا سا کانپنے لگا۔ قابل کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی۔ تمہاری بیوی ایمن کو تمہاری الیشبیا کے ساتھ افیئر کا پتہ ہونا چاہیے؟ احمد نے چونک کر قابل کی طرف دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں۔ سر، مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ویٹر نے فوراً انکار کیا، مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ قابل نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ شاید اب پتہ چل جائے۔ ویٹر کی نظر تصویر پر گئی اور اس کا رنگ اتر گیا۔ وہ تصویر عام نہیں تھی، وہ ایسی قربت تھی جو چھپائی جاتی تھی۔ سر پلیز۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ یہ بات میری بیوی کو مت بتائیے گا، میں سب ختم کر دوں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ تقریباً گڑگڑانے لگا تھا۔ قابل نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، جیسے اب اسے بات کرنے میں دلچسپی آ گئی ہو۔ میں روز یہاں آتا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ ایک بلیک کافی اور ایک اسٹرابیری کیک آرڈر کرتا ہوں۔ وہ ذرا سا جھکا۔ 5 مہینے ہو گئے ہیں۔ اس کی آواز میں اب ہلکی سی ناراضگی شامل ہو گئی تھی۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ تم خود سے بغیر کہے میرا آرڈر لے آؤ۔ خاموشی۔ تمہارا افیئر ختم ہو جائے تو اپنے ریگولر کسٹمر کا آرڈر یاد رکھ لینا۔ احمد اندر ہی اندر حیران تھا، یہ بندہ مافیا کا ٹاپ جنرل تھا۔ ویٹر کے ہاتھ اب واضح طور پر کانپ رہے تھے۔ سر، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ جلدی جلدی بولا۔ ہمیشہ آپ کا آرڈر سب سے پہلے آئے گا، آئی ایم ریئلی سوری۔ قابل کا چہرہ دوبارہ سے سرد ہو گیا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اپنی بیوی کو خود بتا کر معافی مانگ لینا۔ ایک لمحے کا وقفہ، ورنہ میں بتاؤں گا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر اس میں ایک ایسی سختی تھی کہ انکار ممکن نہ تھا۔
और फिर तुम्हें कोई माफ़ नहीं करेगा। वेटर ने फौरन सर हिलाया। जी सर, आज ही बता दूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो तकरीबन भागते हुए वहाँ से चला गया। वेटर के जाने के बाद में इस पर चंद लम्हों की खामोशी छा गई। बाहर सड़क की लाइट्स अब तेज हो चुकी थीं और कैफे के शीशों पर उनके अक्स हल्के हल्के कांप रहे थे। अंदर बैठे लोग अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे, मगर उस मेज पर जैसे वक्त सुस्त पड़ गया था। तुम कब से इतने अच्छे हो गए? अहमद ने आखिरकार खामोशी तोड़ी, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। किसी लड़की का घर बचा रहे हो? काबिल ने हल्का सा नाक चढ़ाया, जैसे बात उसे पसंद न आई हो। ये इंसान अपने अफेयर से बाहर ही नहीं निकल रहा। वो बच्चों की तरह शिकायत करने लगा, हाथ में इस पर रखते हुए। मेरी कॉफ़ी और केक देना इतना मुश्किल नहीं, सारा मूड खराब कर देता है, फ़ोन में लगा रहता है, मुझे इंतज़ार करवाता है। अहमद के होठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। हाँ भाई हाँ, अपनी कॉफ़ी को इस अच्छाई की वजह बना लो। वो ज़रा सा आगे झुका। तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितने खुद को बनाते हो। काबिल ने उसकी तरफ देखा चंद लम्हों के लिए, फिर नजरें हटा ली। जो भी हो। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी हल्की नहीं थी। तुम्हें पता है अहमद, धोखे की सबसे बुरी बात क्या है? अहमद थोड़ा सा संजीदा हो गया। क्या? काबिल की उंगलियां मेज पर हल्की सी रुक गई। धोखा हमेशा अपना देता है। खामोशी। ये जुमला जैसे फिजा में रुक गया हो। अहमद ने उसे गौर से देखा। तुम्हें धोखा मिला है किसी से? काबिल के होठों पर आहिस्ता से मुस्कुराहट आई, मगर इस बार वो आंखों तक नहीं पहुंची। मुझे किसी पर यकीन ही नहीं, उसने बहुत सुकून से कहा। तो धोखा क्यों मिलेगा? बाहर एक गाड़ी तेजी से गुजरी। रोशनी का अक्स चंद लम्हों के लिए उन दोनों के चेहरों पर पड़ा और गुजर गया। अहमद ने नजरें हटा ली। वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। ना जाने क्यों उसे महसूस हुआ कि काबिल की बात किसी न किसी तरह उसी से जुड़ी थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने हल्के अंदाज में मौजू बदला। तुम हमेशा ब्लैक कॉफ़ी और स्ट्रॉबेरी केक ही क्यों ऑर्डर करते हो? काबिल ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट आई। क्योंकि कॉफ़ी कड़वी होती है, वो आहिस्ता से बोला, और केक मीठा। वो ज़रा सा रुका। मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। अहमद ने एक लम्हा उसे देखा, फिर हंस दिया। मुझे ना समझ आई, और ना ही मैं ये लॉजिक समझना चाहता हूँ। काबिल ने कंधे उचका दिए, जैसे उसे फर्क न पड़ा हो। ओह हाँ, वो अचानक से बोला, आंखों में शरारत वापस आ गई। तुम मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता रहे थे? अहमद हंस पड़ा। जी, मैं माँ बनने वाला हूँ। दोनों चंद लम्हे हंसते रहे। कैफे के शोर में उनकी हंसी अलग से सुनाई दे रही थी। फिर काबिल अचानक सीधा होकर बैठा, जैसे उसे कोई अहम बात याद आ गई हो। लड़का या लड़की? अहमद के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट फैल गई। लड़का। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खुशी की। हम उसका नाम काबिल रखेंगे, काबिल ने फौरन कहा, जैसे फैसला हो चुका हो। अहमद ने हंसते हुए सर हिलाया। फरहत नाम पहले ही तय कर चुकी है, तुम लेट हो। काबिल से प्यारा नाम क्या हो सकता है? काबिल ने हल्के फख्र से कहा, कुर्सी पर जरा सा सीधा होते हुए। तुम्हें जमान साहिबा को बताना चाहिए, काबिल ही बेस्ट है। अहमद ने मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर कुछ कहा नहीं। काबिल ने खुद ही खुद बात आगे बढ़ाई। तुम्हें पता है ना, इंसानियत का पहला कत्ल भी काबिल ने किया था। उसकी आवाज़ में अजीब सा गुरूर था, जैसे वो किसी अचीवमेंट का जिक्र कर रहा हो। अहमद की मुस्कुराहट मद्धम पड़ गई। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि कत्ल अच्छी चीज़ नहीं होती, वो संजीदगी से बोला, और ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। चंद लम्हों की खामोशी। काबिल ने कंधे उचकाए। नाम तो काबिल ही है, उसने लापरवाही से कहा। मेरे छोटे दोस्त को काबिल ही होना चाहिए। अब की बार अहमद ने सीधा उसकी तरफ देखा। तुम्हारे छोटे दोस्त का नाम साद है। उसकी बात में नरमी थी, मगर बात वाज़े। और वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा, कम अज़ कम तब तक नहीं जब तक तुम माफिया का हिस्सा हो। ये जुमला फिजा में ठहर गया। कैफे की हल्की आवाज़ें जैसे पीछे चली गईं। काबिल ने उसे देखा कुछ देर तक, फिर आहिस्ता से बोला, जैसा तुम चाहो। फिर उसने अचानक से सवाल बदला, फरहत को माफिया के बारे में बताया? ये वो सवाल था जिसे अहमद अवॉइड कर रहा था। अहमद ने नजरें हटा ली। नहीं। उसकी आवाज़ में हल्की सी नागवारी थी। काबिल ने सर थोड़ा सा झुकाया, जैसे किसी बच्चे को समझा रहा हो। अपनी मोहब्बत को धोखा देना सही है? अहमद ने फौरन जवाब दिया, ये उसकी हिफाजत के लिए है। वो ज़रा सा आगे झुका। अपनों को बचाने के लिए थोड़े झूठ बोले जा सकते हैं।
काबिल ने उसे गौर से देखा, बहुत गौर से, जैसे वो उसके अल्फाज नहीं, उसके अंदर कुछ और पढ़ रहा हो। वेटर वापस आया, हाथों में ट्रे थामी हुई थी, मगर उंगलियां साफ कांप रही थी। कप आपस में हल्के से टकराए। चाय और कॉफी के कप तकरीबन किनारे तक आकर रुक गए, जैसे अभी गिर जाएंगे। सर, आपका ऑर्डर। उसने कप आहिस्ता से मेज पर रखे, नजरें उठाने की हिम्मत नहीं हुई। काबिल ने एक सरसरी नजर उस पर डाली, ना कुछ कहा न रोका। वेटर फौरन पलट गया। मेज पर एक लम्हे को खामोशी रही। फिर अहमद ने कप उठाया, जैसे माहौल को दोबारा नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा हो। तुम लोगों को डराते बहुत हो, उसने हल्के अंदाज में कहा, चाय का घूंट लेते हुए। काबिल ने कंधे उचकाए। लोग खुद डर जाते हैं। उसकी आवाज़ में लापरवाही थी, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। कैफे में जिंदगी वैसे ही चल रही थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। कुछ देर वो दोनों मामूली बातें करते रहे, बेमकसद, हल्की, आम सी बातें। शायद यही वो वाहिद जगह थी जहाँ काबिल का चेहरा मुकम्मल तौर पर सख्त नहीं होता था, जहाँ उसकी आंखों से वो खालीपन कुछ लम्हों के लिए गायब हो जाता था, जहाँ वो सिर्फ काबिल होता था, माफिया का जनरल नहीं। और अहमद शायद वो वाहिद शख्स था जिसके सामने काबिल ने अपने अंदर के शोर को थोड़ी देर के लिए खामोश कर रखा था, मगर ये खामोशी भी आर्जी थी। 8 साल बाद 30 मंजिला इमारत आसमान को चीरती हुई खड़ी थी। शीशे की दीवारों पर रात की स्याही चिपकी हुई थी और नीचे शहर की रोशनियां ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने जमीन पर सितारे बिखेर दिए हों। लिफ्ट खामोशी से ऊपर जा रही थी। 10, 18, 25, 30। दरवाज़ा खुला, राहदारी सुनसान थी, लंबी, खाली। हर कदम की आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। वरीशा के बूट फर्श पर पड़े। आखिर में एक दरवाज़ा था, भारी, स्याह, जैसे उसके पीछे रोशनी की कोई जगह ना हो। उसने दरवाज़ा धकेला। कमरा हॉल जितना बड़ा था, छत ऊंची, रोशनी मध्यम। दीवारों पर साए ऐसे फैले हुए थे जैसे वो खुद जिंदा हो। दरमियान में एक लंबी स्याह मेज और उसके दूसरी तरफ एक शख्स बैठा था, कुर्सी पर टेक लगाए, पाँव मेज पर रखे हुए। सर, मैं आ सकती हूँ? वरीशा की आवाज़ मजबूत थी। वरीशा? उस शख्स ने नाम लिया, जैसे वो उसे देख भी रहा हो और परख भी। अंदर आओ। वरीशा आगे बढ़ी, हर कदम नाप कर सीधा उस मेज के सामने आकर रुकी। सर, मैं हाजिर हूँ। उसकी कमर सीधी थी, मगर फिजा में मौजूद दबाव महसूस हो रहा था। वो शख्स आहिस्ता से सीधा हुआ। अब उसका चेहरा रोशनी में आया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। उसकी आवाज़ भारी थी, हर लफ्ज़ वज़न लेकर गिरता था। लेकिन वो ज़रा सा रुका। मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। वरीशा ने फ़ौरन जवाब दिया, सर, मेरे पास माफिया के अलावा कोई ठिकाना नहीं। उसकी आवाज़ में पुरएतमादी थी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं कभी भी आपके लिए लाइबिलिटी नहीं बनूंगी। मेरी स्किल्स, मैं जानता हूँ तुम्हारी स्किल्स। उसकी बात काट दी गई। खामोशी। वो शख्स आहिस्ता से आगे झुका। तुम वो वाहिद इंसान हो जिसे काबिल खुद लेकर आया था। वरीशा के चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई। मैं जानता हूँ तुम्हारा हर मिशन। उसकी आवाज़ और नीची हो गई। हर कत्ल, हर कामयाबी। कमरे की रोशनी जैसे मजीद मध्यम हो गई। वरीशा को पहली बार महसूस हुआ कि वो देखी जा रही थी, पूरी तरह अंदर तक। उस शख्स के चेहरे के तासुरात पढ़ना मुमकिन नहीं था, और शायद इसी में असल खौफ था। फिर वो सीधा हुआ और एक जुमला कहा, क्या तुम काबिल को धोखा दे सकती हो? जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।